सभी को नमस्ते। मैं पढ़कर नहीं बोलता हूँ, लेकिन कल जब मैं भोपाल से निकला तो एक डायरी पुरानी मैं इसलिए ले आया कि कुछ नोट करने के लिए, कभी कहीं कुछ बातचीत होती है तो उसमें मेरे कुछ पुराने नोट्स मिल गए। और चूँकि मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि पढ़कर सुनानी चाहिए, वहाँ से शुरू करना चाहिए। ये 26 जनवरी 1969 26 जनवरी को राजेंद्र माथुर एक हिंदी के बड़े प्रख्यात संपादक हुए हैं। नई दुनिया नाम के अखबार से वो निकले थे और नवभारत टाइम्स में वो दिल्ली में काफ़ी साल रहे। उनका एक एडिटोरियल है ये 26 जनवरी 1969। उसका शीर्षक था राम नाम से प्रजातंत्र तक। अब मुझे पता नहीं उन्होंने गणतंत्र दिवस के संदर्भ में ये लिखा होगा, 26 जनवरी का एडिटोरियल है। वो लिखते हैं कि 1000 साल बाद लुटेरे गए हैं और हमारा घर हमें वापस मिला है। हम जो प्रेतों की तरह बल्लियों और खपरेलों पर बैठे थे अब नीचे आए हैं, लेकिन हम भूल गए हैं कि घर में कैसे रहा जाता है। जो हमने देखा वही हम कर रहे हैं। हम इस देश को ऐसे लूट रहे हैं जैसे यह देश हमारा नहीं किसी और का है। एक माने में आज भी भारत पर मुगलों और अंग्रेजों का ही राज है, क्योंकि जनता और शासकों के बीच जो संगीतमय जुगलबंदी प्रजातंत्र में चलती है वो हमारे यहाँ गायब है। मंत्री बनना या आईएएस बनना हमारे यहाँ इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि रेखा के उस पार जो विश्व है वो अलग है, वो विजेताओं का विश्व है। अंग्रेज चले गए, लेकिन रेखा के उस पार उनके साम्राज्य का प्रतिबिंब मौजूद है। जो नायब तहसीलदार बन जाता है वो भी रेखा के उस पार चला जाता है और विदेशी लुटेरा बन जाता है। ये उन्होंने 1969 में लिखा था 26 जनवरी को। तब तो क्या करप्शन रहा होगा और क्या घूसखोरी चलती होगी, क्या कमीशन की दरें रही होंगी। आज हम जिस दौर में रह रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगर राजेंद्र माथुर आज होते तो इसको रिपीट करते आज अगली 26 जनवरी पर, इससे और ज़्यादा, इसमें और अधिक लिखकर। यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मैं एक ऐसे विषय पर आपके बीच बोलने के लिए यहाँ खड़ा हूँ जो मेरा विषय नहीं है। मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं गणित का विद्यार्थी हूँ। मैंने एमएससी मैथमेटिक्स में किया है और 1 साल कॉलेज में टीचिंग भी की है। लेकिन एक ही साल में मुझे लगा कि ये बड़ा एक कठिन काम है अध्यापन करना, और ये शायद मुझसे नहीं हो सकेगा। तो जो काम मुझसे न्यायपूर्वक ना हो सके उसमें मुझे नहीं रहना चाहिए, ऐसा मैंने उस साल सोचा। जब गणित की विषय में हमारे शहर में काफ़ी ट्यूशन होती थी, प्राइवेट ट्यूशन, बहुत कमाई करते थे हमारे यहाँ प्रोफेसर। दिन भर कोचिंग और लगातार प्राइवेट ट्यूशन में काफ़ी पैसा कमाते थे। वो मुझे भी 1 साल करने का अवसर मिला, लेकिन उस पैसे ने मुझे आकर्षित नहीं किया। 1 साल की टीचिंग में मैंने ये समझा जो अध्यापन का कार्य है, इस नाते मुझे कठिन लगा। वो कठिन है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इस नाते कठिन लगा कि वो एक ट्रैफिक मैन की तरह मुझे लगा कि एक बार आपने एमएससी कर लिया, आपने पीएचडी कर ली, आप प्रोफेसर हो गए, और उसके बाद अगले 40-35 सालों तक आप कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जबकि उसमें आप कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं। आपकी नॉलेज वहीं ठहरी हुई है। एक बार बस डिग्री आपने ले ली है, उसके बाद आप वो तो ट्रैफिक मैन की तरह है कि ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला जो जवान है वो चौराहे पर खड़ा है, उसके चारों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, जा रहा है। स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नए नए जा रहे हैं, कुछ भी कैरियर में, जीवन में, आजीविका में, समाज में कर रहे हैं, लेकिन वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है एक ही जगह पे। एचओडी बन गया ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा मुझे लगा कि मैं ये काम जो एक बिल्कुल स्थिर होने जैसा काम है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे स्वभाव के अनुकूल ये काम नहीं है। पैसा बहुत था मेरे शहर में, बहुत सारे जो साइंस के प्रोफेसर थे उन्होंने खूब पैसा बनाया ट्यूशन में, प्राइवेट ट्यूशन में,
लेकिन मुझसे नहीं हुआ। और मैं 1 साल में, लिखने का शौक था, मेरी माँ ने मुझे लिखना सिखाया था, हिंदी में लिखना सिखाया था मुझे। वो चिट्ठियाँ लिखवाती थी मुझसे, और वो लिखने की एक लत मुझे लगी। तो मुझे लगा कि मुझे ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ मैं लिख सकूँ। अब मैं एक छोटे से गांव में था, और वहाँ मुझे ये बताने वाला कोई नहीं था कि क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ आप लिख सकें और आपकी नौकरी भी चल सके, जहाँ कुछ करेंगे ना लाइफ में। आप केवल लिखने के लिए कहाँ लिखेंगे, क्या करेंगे। उसी समय एक विश्वविद्यालय वहाँ शुरू हुआ भोपाल में, माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर। कितने लोग हैं जो माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं यहाँ? मुझे यही उम्मीद थी कि नहीं ही होंगी। माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं, मध्य प्रदेश मूल के एक बड़े प्रख्यात कवि रहे हैं, बहुत बड़े संपादक रहे हैं, और फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, एक लेखक के रूप में, एक कवि के रूप में, एक संपादक के रूप में। और 1920 में उन्होंने कर्मवीर नाम का एक अखबार शुरू किया। खंडवा नाम का एक शहर है मध्य प्रदेश में, जो हिंदी सिनेमा के 3 स्टार भाइयों का जन्म स्थान है। अशोक कुमार का नाम आपने सुना होगा, पुरानी फिल्मों के एक एक्टर थे। उनके छोटे भाई अनूप कुमार थे, और किशोर कुमार का नाम तो सबने सुना ही होगा, उनके गाने हम खूब सुनते हैं। इन तीनों विभूतियों की जन्म स्थान है खंडवा। वहाँ माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपनी कर्मभूमि बनाई और एक अखबार शुरू किया जिसका नाम था कर्मवीर। उसके पहले वो एक भारतीय आत्मा के नाम से अखबारों में कविताएं लिखते थे। एक भारतीय आत्मा, अपने आप को कहते थे एक भारतीय आत्मा। उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है जो उनके पूरी राइटिंग का एक सिग्नेचर पीस है। किसी एक व्यक्ति की प्रख्याति अगर किसी एक चीज से हो सकती है, एक गायक की किसी गीत से, किसी कवि की किसी कविता से, किसी पत्रकार की किसी संपादकीय से, या किसी लेखक की किसी किताब से एक ही, या किसी फिल्मकार की किसी एक ही फिल्म से, उसने हजारों फिल्में बनाई हों लेकिन एक ही फिल्म से उसकी जो आइडेंटिटी बनती है, ऐसी एक कविता से माखनलाल चतुर्वेदी जी हमारी स्मृतियों में अमर हैं। और वो कविता थी पुष्प की अभिलाषा। उसको आप पढ़िएगा। नहीं पढ़ी है? नहीं, आपके आने के पहले मैंने यही प्रश्न किया था मैडम, ठीक है। एक फूल है जो एक अपने लिए कामना कर रहा है कि मैं क्या हो जाऊं। तो वो कहते हैं कि मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं देवताओं के चरणों में अर्पित हो जाऊं, मैं किसी सुंदरी के सुंदरता को बढ़ाऊं। तो वो कामना करते हैं कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। मैं ऐसा एक फूल होना चाहता हूं। यह उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है। उनके नाम से 1990 में मध्य प्रदेश सरकार ने एक पत्रकारिता के विश्वविद्यालय की कल्पना की कि एक पत्रकारिता का विश्वविद्यालय भोपाल में होना चाहिए। वो मध्य प्रदेश के कवि थे, और 1912 में स्वयं माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, जबकि मीडिया क्या था, कुछ चुनिंदा अखबार थे, 1500 कॉपियां उनकी छपती थी 1912 में। उस समय उन्होंने कहा था कि दक्ष पत्रकारों को गढ़ने के लिए, अच्छे संपादकों को बनाने के लिए एक विद्यापीठ, एक स्कूल, एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। 1912 में ये कल्पना कर रहे थे वो। तो 1990 में इस उनकी कल्पना को मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हीं की स्मृति को समर्पित किया और एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये एशिया का पहला और इस समय भारत का सबसे बड़ा मीडिया का विश्वविद्यालय है, जिसके दूसरे बैच में मैं पढ़ने आया उस कॉलेज की गणित के अध्यापन की काम को छोड़कर। और मैंने वहाँ से मीडिया की अपनी यात्रा शुरू की। 1 साल का कोर्स करके मैंने फिर मीडिया में चला गया। मुझे एकेडमिक में जाना नहीं था, तो मैं अखबारों में, टीवी चैनल में, फिर अखबारों में, और उसमें फिर ज़्यादा समय मैंने रिपोर्टिंग में बिताया। मैंने पूरा भारत 2010 से 2015 के बीच में आउटडोर कवरेज के लिए लगातार 8 बार पूरे भारत की परिक्रमाएं की हैं। कंटिन्यूअस ट्रेवल किया है मैंने, कुछ किताबें लिखी हैं, और अभी मैं उसी विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर हूँ। अब ये जो विषय है आज का, जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा थोड़ी देर, ये मेरा विषय नहीं है। जैसा कि मैंने अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताया कि मैं गणित का विद्यार्थी रहा हूं, पत्रकारिता में लिखने के शौक की वजह से चला गया, फिर ज्यादा समय पत्रकारिता में ही रहा और उसमें भी रिपोर्टिंग में रहा। तो इतिहास से मेरा क्या लेना देना हो सकता है?
तो मैं 2-3 उदाहरण आपको दूंगा कि किसी भी विषय में डूबने के लिए उसमें डिग्री का होना जरूरी नहीं है, 360 डिग्री पर आपके देखने की दृष्टि का होना जरूरी है, डिग्री की जरूरत नहीं है। अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम कितनों ने सुना है? जेम्स फर्ग्यूसन के बारे में कौन कौन लोग जानते हैं? हॉरेस हेमन विल्सन के नाम किसने सुने हैं? मैं 2-2 लाइन में थोड़ा सा इनका परिचय देता हूं, उससे समझेंगे कि किसी भी विषय में जाने के लिए कोई डिग्री विग्री की जरूरत नहीं है, और डिग्री एक धोखा है। मैंने मैथमेटिक्स में जब एमएससी किया तो मैं कोई गणित जीवन के मेरे बहुत समझ के नहीं है, मुझे जीवन के गणित बिल्कुल समझ में नहीं आते, गणित मेरा कमजोर रहा है, सभी का रहा, गांव में पढ़ने वालों का। तो गणित में मेरी एमएससी मैंने टॉप कर ली, एमएससी मैंने टॉप किया, तो डिग्री से भरोसा उसी दिन उठ गया मेरा कि मेरे तो 360 डिग्री पर आप देख सकें चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर और उस चीज को समझ सकें, यह जरूरी है। इन 3 महानुभावों के ये ब्रिटिश युवा थे, 20-22 साल की उम्र में भारत आए थे। अलेक्जेंडर कनिंघम मैकेनिकल इंजीनियर था बाय एजुकेशन, फौज में ये 2nd लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर ज्वाइन हुआ 22 साल की उम्र में। ये 1830-25 के आसपास भारत आया, फौज की नौकरी थी, मैकेनिकल इंजीनियर था, लेकिन जब ये भारत आया तो भारत की आर्कियोलॉजी ने इसको आकर्षित किया। हम में से पता नहीं कितने लोगों को भारत की कोई आर्कियोलॉजी या हिस्ट्री कितना अट्रैक्ट करती है, कितना बेचैन करती है, कितना आकर्षित करती है, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम को आर्कियोलॉजी ने आकर्षित किया। वो सारनाथ के स्तूपों में गया। जब तबादले अंग्रेजों के जमाने में पेशावर से लद्दाख और वर्मा तक होते थे, जब ट्रेनें नहीं थी, उस समय वो भारत की आर्कियोलॉजी में घुसा और पुराने स्मारकों में गया। अनेक, मथुरा आया, वो मेरे मध्य प्रदेश में सांची आया, मेरे शहर विदिशा आया, और उसने विदिशा के सांची के स्तूपों पर, पत्थरों पर जो पैनल हैं लगे हुए, 4-4, 3-3 शब्दों के इंस्क्रिप्शन पाली भाषा में लिखे हुए आइडेंटिफाई किए और उनके अर्थ किए, और एक किताब लिखी द भिल्सा टॉप, गूगल बुक पर है, द भिल्सा टॉप्स। उन 3 शब्दों में क्या पढ़ा उसने? उन 3 शब्दों में उसने देखा कि एक शब्द कॉमन है आखिरी में, एक शब्द किसी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, आखिरी में लिखा है दानम। अर्थ यह था कि सांची के स्तूप जब बन रहे थे तो उस पूरे इलाके के गांव के जो दानवीर और समाज के श्रेष्ठ लोग हैं, उन्होंने उन स्तूपों के निर्माण में दान दिए थे। जो पैनल के लिए जिसने जो पैसा या पत्थर दान किया, उसका नाम लिखा हुआ है, वो किस गांव का है, तीसरा शब्द उसके गांव का है, और दानम कॉमन शब्द है। ये पढ़ने के लिए कनिंघम आया यहाँ, और उसने पढ़े और द भिल्सा टॉप नाम की एक किताब लिखी। ठीक है। जेम्स फर्ग्यूसन एक कारोबारी व्यक्ति था, आयरिश डॉक्टर का बेटा था। 1820 के आसपास कोलकाता में अपनी एक फैमिली फर्म का काम संभालने के लिए आया, कारोबार संभालने के लिए आया। डॉक्टर का बेटा है, कारोबार संभालने आया है, उसकी कारोबारी कोई फर्म थी। थोड़े साल में उसकी वो फर्म डूब गई, खत्म हो गई, दिवालिया हो गई। वो एक दिन सड़क पे खड़ा था। उसी समय अंग्रेजों ने नील की खेती को काफी प्रमोट किया हुआ था बिहार बंगाल के इलाकों में, नील की खेती को, इंडिगो की खेती को, तो वो उसमें चला गया। अब एक आयरिश डॉक्टर का बेटा है, कारोबार संभालने आया है, खेती में उतर गया है। अगले 10 वर्षों में उसने इतना धन कमाया नील की खेती से कि जितना वो अपनी कारोबारी कंपनी में सोचकर भी नहीं आया था कि इतना पैसा मैं अपनी कंपनी, कितना मुझे टर्नओवर सालाना कुछ ग्रोथ भी करूंगा तो 10 सालों में मैं कितना कमा लूंगा, इतनी उसकी कल्पना के परे था। अकल्पनीय संपत्ति उसने कमाई और 10 साल बाद वो ठिठक के खड़ा हो गया। उसने सोचा कि मैं तो इतना कमाने के लक्ष्य से भारत नहीं आया था, लेकिन अगर इतना पैसा मैंने कमा लिया है तो क्या मेरे जीवन का मकसद कुछ और है, नियति मुझसे कुछ और कराना चाहती है कि उसने मेरी आर्थिक जरूरतें समय के पहले, कल्पना के परे पूरी कर दी हैं। उसने फिर वहीं अपने कारोबार को स्टॉप किया, दूसरों को दिया, और जीवन के अगले 10 साल उसने जिस काम में लगाए हैं, केवल उसकी वजह से मैं उसका उल्लेख आज यहां 150 साल के बाद कर रहा हूं। उसने अगले 10 वर्ष भारत के आर्किटेक्चर को समझने में लगाए, टेम्पल आर्किटेक्चर को समझने में लगाए। उसने 3000 भारत के महलों
महलों के खंडहरों, इमारतों, प्राचीन इमारतों पर जाकर उनको अध्ययन किया। उसने 700 केव टेम्पल जाकर देखे, अजंता एलोरा समेत। जिस समय कैमरे नहीं थे तब वो पेंसिल से उनकी ड्राइंग बनाता था, उनकी डिटेलिंग करता था। और वो मेरे मध्य प्रदेश में भी आया, कनिंघम भी मेरे मध्य प्रदेश में आया, क्योंकि हिस्टोरिकली बड़ा रिच एरिया है जहां से मैं हूं। उसने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के जर्नल्स में भारत की आर्किटेक्चर के बारे में लेख लिखना शुरू किए और उनके ड्राइंग बना के उनको भेजे। पश्चिम की दुनिया को पहली बार पता चला कि भारत के पुरखों ने स्थापत्य के कैसे स्मारक खड़े किए हैं, भारत क्या है। स्वामी विवेकानंद की स्मृति में 12 जनवरी को जोड़कर ये शिविर पिछले, ऐसा मुझे बताया गया कि लगभग 3 दशक से यहां कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के प्रसिद्ध शिकागो डिस्कोर्स के 50 साल पहले जेम्स फर्ग्यूसन ने पश्चिम की दुनिया को यह बताया कि भारत का टेम्पल आर्किटेक्चर क्या है। और यह केवल पत्थरों के बने हुए स्मारक नहीं है कि कुछ कारीगर आए थे और उन्होंने पत्थरों में मूर्तियां तराश दी थी और यहां रखकर चले गए थे। ये मैथमेटिक्स के, ये वास्तु के, ज्योमेट्री के ये अद्भुत स्मारक हैं। ये ऐसा उन्होंने पश्चिम की दुनिया को बताया। पहली बार पश्चिम को भारत का एक अलग स्तर पे वैसा ही परिचय हुआ जैसा 1893 में स्वामी विवेकानंद के शिकागो प्रवचन से हुआ। और तीसरा मैंने कहा हॉरेस हेमन विल्सन, ये डॉक्टर था। ये सेंट थॉमस कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई करके असिस्टेंट सर्जन के रूप में आया था कोलकाता, और यहां वो भारत के प्राचीन संस्कृत के वांग्मय में उतर गया। इसने ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद कराया। पहली बार पश्चिम की दुनिया का परिचय ऋग्वेद से हुआ। इसने कालिदास के एक नाटक का विष्णु पुराण का इसने अनुवाद कराया। इसने संस्कृत इंग्लिश का पहला शब्दकोश तैयार किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में यह संस्कृत पढ़ाने के लिए गया, और जब वहां गया तो इसने कश्मीर की हिंदू हिस्ट्री पर काम किया। अब ये तीनों नाम जो मैंने लिए हैं, हॉरेस हेमन विल्सन, फर्ग्यूसन, जेम्स फर्ग्यूसन, एलेक्जेंडर कनिंघम, इन तीनों में भारतीय रक्त नहीं था। ये भारतीय पिता के पुत्र नहीं थे। ये सब 2-2.5 लाख पाउंड कमा लेंगे 10-15 सालों में, तब ये 4-4 महीने के जहाजों के सफर से लंदन से किसी अलग अलग नौकरियों में सिलेक्ट होकर आए थे। ऐसे कम से कम 25 युवाओं से मैं परिचित करा सकता हूं आपको, जो 20 साल की उम्र में भारत आए थे। और अलग अलग, कोई भारत के क्लासिकल म्यूजिक में चला गया, उसने क्लासिकल म्यूजिक पे भारत पे बहुत अच्छा लिखा है। पेंटिंग में चला गया, इतिहास में चले गए, संस्कृत में चले गए। जो हाईकोर्ट का जज बनकर आया था, जिसको 1782 में आया था, सर विलियम जोन्स। अब इन्होंने जो भी लिखा भारत के बारे में, उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या पश्चिम के विद्वानों ने भारत के विरुद्ध एक गलत नैरेटिव खड़ा करने के लिए उसका कैसे दुरुपयोग किया है, ये अलग चैप्टर है। लेकिन ये युवा जो भारत की आर्कियोलॉजी में, भारत के आर्किटेक्ट में, भारत की पेंटिंग में, भारत के म्यूजिक में रुचि ले रहे थे, इन्होंने अद्भुत काम किया है, देखना चाहिए। उस सब्जेक्ट में पढ़कर नहीं आए थे। तो उसी तरह से अभी मैं जो बात आपसे करने वाला हूं, उसकी ये भूमिका थी कि इतिहास मेरा विषय नहीं है, इतिहास में मेरी कोई डिग्री नहीं है, लेकिन मीडिया में रहने की वजह से और रिपोर्टिंग में रहने की वजह से 360 डिग्री पर देखने का अभ्यास मेरे संपादकों ने मुझे कराया है। और जिस विश्वविद्यालय से मैं पढ़कर निकला हूं, जहां मैं अभी वाइस चांसलर हूं, उस विश्वविद्यालय के आचार्यों ने ये हमें बताया है कि चीजों को कैसे 360 डिग्री पे देखना। जो बताया जा रहा है वो अंतिम सत्य नहीं है, सबसे पहले संदेह से भरना और उस अंतिम सत्य की खोज करना। वो खबर के लिए हो, वो किसी आर्टिकल के लिए हो, किसी किताब के लिए हो, आपकी पढ़ाई के लिए हो, जिस लक्ष्य को लेकर भी आप सब लोग अलग अलग जगहों से, अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि से यहां आए हैं। मित्रों, जिस जगह ये शिविर हो रहा है, दिल्ली से हरियाणा के बीच का कोई इलाका है, ये पंजाब के, मैं इस तरफ पहली बार आया हूं। यहाँ झज्जर जरूर आया था एक स्टोरी के लिए बहुत साल पहले, जब सेक्स रेशियो में वहाँ लड़कियाँ सबसे कम पाई गई थी 2011 के फैमिली हेल्थ सर्वे में, तब मैं वहाँ आया था। इस जगह से पिछले 1000 वर्षों में
पिछले 1000 वर्षों में जब पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है 11वीं सदी के लगभग अंत में, और लाहौर और दिल्ली पर तुर्कों के कब्जे होते हैं, तो ये जगह हजारों बार रौंदी गई है। यहाँ से अगर हम कुछ समय के अतीत में जाकर कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड करके ला सकें तो हम बता नहीं सकते कि यहाँ आप किस तरह का कोलाहल, किस तरह का संघर्ष, किस तरह के कत्लेआम, किस तरह के नरसंहार, क्या क्या आप यहाँ देखेंगे इस जगह पर जहाँ आप बैठे हैं इस समय। ये जो लाहौर, मुल्तान, सिंध, काबुल, कंधार, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से लेके आप गूगल मैप पर पूरे रूट को सर्च करिए और दिल्ली तक आइए तो आप रास्ते में बिल्कुल दिल्ली के पास में बैठे हुए हैं, जहाँ के लिए हजारों जत्थे इतिहास के, ये गजनबी, गौरी, तैमूर, नादिर, अहमद शाह अब्दाली और ऐसे तमाम, ये तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनके काफ़ी डिटेल डॉक्यूमेंट हैं। ये लोग यहाँ दिल्ली की तरफ झपटे हैं और उन्होंने जो मचाया है पूरे भारत में पिछले 1000 वर्षों तक, लगभग अंग्रेजों के आने के पहले, उसके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं है। अगर हम अभी 60 साल 50 साल पहले हमारे बीच सशरीर रहे माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में भी एक लाइन नहीं जानते हैं, तो मैं पूरे विश्वास में हूं कि आप 600 साल 800 साल पहले इसी इलाके में जो घटा है उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। हमारा पूरा मेमोरी लॉस है जो हमें पता होना चाहिए। मेरे देश में, मेरे अतीत में, मेरे पूर्वजों ने जो भी चीजें भोगी हैं, भुगती हैं, संघर्ष किया है, उसके बारे में हम सबके संज्ञान बहुत स्पष्ट होने चाहिए आगे जीवन में कुछ भी करने के पहले। इसलिए मैं कहता हूं अपने विद्यार्थियों को भी कि इतिहास का पढ़ना अनिवार्य होना चाहिए, भले ही आप मेडिकल की डिग्री ले रहे हों, इंजीनियरिंग की डिग्री ले रहे हों, आर्किटेक्चर में पढ़ रहे हों, मैनेजमेंट में पढ़ रहे हों, सिविल सर्वेंट बन रहे हों, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, कुछ उधर जा रहे हों, फिलॉसफी पढ़ रहे हों, हिस्ट्री कंपलसरी होना चाहिए। एक मेडिकल कॉलेज के अंदर हिस्ट्री का लेक्चर पूरे 5 साल चलना चाहिए ताकि वहां से पढ़ के निकलने वाले लोग अपने भारत के बारे में, अपने राज्य के बारे में जहां से वो आते हैं, अपने शहर के बारे में जहां वो पैदा हुए हैं, उसके बारे में अगर कभी मौका मिले तो आधा घंटे बात कर सकें तथ्यों के साथ। लिखने का अवसर आए तो 1000 शब्दों में एक बढ़िया लेख लिख सकें तथ्यों के साथ। हम नहीं लिख सकते। आपसे कहा जाए कि आपका जन्म जहां हुआ है जरा 1000 शब्दों में उसके इतिहास का विवरण लिखिए, नहीं लिख पाएंगे आप लोग। जिस राज्य से हैं वहां के बारे में थोड़ा 1 घंटा बोल दीजिए, इधर उधर झांकेंगे, बहुत कम लोग होंगे जो तथ्यों के साथ बात कर पाएंगे। तो हम इतिहास के शून्य में खड़े हुए एक देश हैं। ये आपकी नहीं, ये हमारी पूरी पीढ़ी की एक तस्वीर है। और मैं ये कहता हूं कि आप जीवन में कुछ भी बन जाएं, आप बहुत अच्छे सिविल सर्वेंट बन जाएं, आप यूपीएससी में बिल्कुल टॉप करें, टॉप 10 में आएं, या आप बहुत अच्छे इंजीनियर बन जाएं आईआईटी से निकलकर, बड़े सॉफ्टवेयर में कहीं भी चले जाएं, सिलिकॉन वैली में राज करें, या बहुत अच्छे सर्जन बन जाएं मेडिकल की डिग्री लेकर, या वास्तु की डिग्री लेकर बहुत अच्छे वास्तु शास्त्री बन जाएं, कुछ भी बन जाएं जीवन में। अगर आप इतिहास को पढ़े बिना आगे बढ़ रहे हैं तो आप एक ऐसी इमारत की तरह हैं जिसकी कोई नींव नहीं है। बिना नींव की इमारत की तरह आप बन जाइए, खूब बड़े बड़े झंडे फहराइए ऊपर जाके, लेकिन हकीकत यह है कि उसकी कोई नींव नहीं है। इतिहास हमारी नींव है, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। क्योंकि भारत केवल भूगोल नहीं है, भारत केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है कि ठीक है हम पैदा हो गए यहां, नहीं तो वहां हो जाते, ऐसा नहीं है। भारत केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भूगोल नहीं है। इसने ये अकेली लिविंग ट्रेडिशन है धरती की। लगभग 40 से अधिक सभ्यताएं दुनिया के मनुष्य जाति के इतिहास में पैदा हुई हैं, उसमें अकेला भारत है जो लिविंग ट्रेडिशन में है। हजारों वर्ष पहले गायत्री मंत्र जिस तरह से पढ़ा जाता था, गृह प्रवेश के समय जो मंत्र पढ़े जाते थे, विवाह के समय जो मंत्र पढ़े जाते थे, हजारों वर्ष पहले जिन्होंने भी लिखे थे, वो कॉपी आज भी बिना कामा फुल स्टॉप के परिवर्तन के वैसी ही आज भी पढ़ी जाती है। दुनिया में कोई दूसरा देश ऐसा नहीं है। आप यूनान जाएंगे, मिस्र जाएंगे, उनके सारे देवी देवता म्यूजियम के सब्जेक्ट हैं, वो म्यूजियम में रखे हुए हैं, आर्कियोलॉजी के विषय हैं। वो धरती पर कुछ और ही चल रहा है, वहां की भूगोल में कुछ और ही चल रहा है। जो इतिहास के थपेड़ों ने शक्लें बदली हैं सभ्यताओं की, देशों की, वो वहां आप वैसा देखेंगे।
लेकिन भारत ने 1000 वर्षों के आघात सहन करने के बावजूद 1947 के विनाशकारी विभाजन में जब 10 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके पर आपका कब्जा हुआ दूसरों का, वो कोई मुल्क नहीं है, मुल्क के साइन बोर्ड हैं वो, उसको इस नजर से देखिए। एक धरती के टुकड़े पे कब्जा किया और पाकिस्तान नाम का एक नेम प्लेट टांग दी है, कब्जा है वो, उसी से टूटकर दूसरा बांग्लादेश बन गया। लेकिन बचे खुचे भारत में भी आज मैं अपने पूर्वजों की परंपराओं, उनकी संस्कृति, उनकी सारे रीति रिवाज, उनके देवी देवताओं को अगर मैं उसी ढंग से पूज रहा हूं, तो इन 1000 वर्षों में जो लंबी अमावस के कहता हूं, लंबी अमावस के, अंधेरे के पिछले 1000 वर्ष जो गुलामी के कहे जाते हैं, दरअसल वो संघर्ष के 1000 वर्ष हैं, अथक और सतत संघर्ष के 1000 साल हैं। मैं अभी इसी विषय पर पिछले हफ्ते में कोलकाता में था और यही विषय था मेरा, तो मैंने बंगाल के कुछ फ्रेम उनके सामने रखे। मैं आपको एक गुजरात के गुमनाम नायक की कहानी सुनाता हूं, भारत के इतिहास की पहली सर्जिकल स्ट्राइक 8 जुलाई 1320, नोट कर लीजिए, 8 जुलाई सन 1320, 2025 से माइनस करिए कितने वर्ष निकलते हैं। उस शाम का किस्सा सुनाता हूं जो इतिहास में दर्ज है। दिल्ली, लोकेशन दिल्ली। उस समय अलाउद्दीन खिलजी को मरे हुए 4 साल हो गए थे। उसका एक लड़का था, कुतुबुद्दीन मुबारक नाम था उसका, और वो यहां लदा हुआ था दिल्ली की छाती पर, जिसको राज करना लिखा हमारे इतिहासकारों ने। दरअसल ये कब्जे थे, एनक्रोचमेंट थे, राजवाज नहीं चल रहा था। रूलिंग क्लास के लक्षण नहीं है इन 1000 वर्षों में, पूरी इस्लामिक हिस्ट्री में रूलिंग क्लास के लक्षण नहीं है, ये सब कब्जे थे। हमारे इतिहासकारों ने इनको सुल्तानों, बादशाहों, निजामों, नवाबों के ताज पहनाए, हमारे इतिहासकारों ने। तो 8 जुलाई 1320 की शाम को कुतुबुद्दीन मुबारक के महल के बाहर कुछ हलचल हुई, कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए, 300-400 लोगों का एक झुंड आता हुआ दिखाई दिया। दरवाजे पर आए और अंदर आना चाहा, तो काजी खान नाम का एक उनका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था, उसने रोका, परमिशन उसने मांगी कि आपके पास क्या परमिशन अंदर आने की। उन्होंने कहा बुलाया है, सुल्तान ने हमको बुलाया है, और वो अंदर आए। काजी खान को वहीं उन्होंने मारा और वो अंदर आ गए। कुतुबुद्दीन मुबारक उस समय ऊपर था अपने एक डिप्टी के साथ में, जिसका नाम खुसरो खां के नाम से है, वो खुसरो खां ये था ऊपर। वो रात खिलजियों के वंश के विनाश की रात है। 8 जुलाई 1320 की रात को खिलजियों के जितने बच्चे जिंदा बचे हुए थे, कुतुबुद्दीन मुबारक के समेत महलों में सारे मारे गए, सारे मारे गए। और उनके नाम भी दर्ज हैं। जो ये 300-400 लोगों का जत्था, एक सर्जिकल स्ट्राइक, घर में घुसकर मारना क्या होता है, इसका पहला फ्रेम अभी जो हो रहा है वो तो अभी का है। पहला फ्रेम घर में घुसकर मारना। तो उसमें कई नाम हिंदू हैं, कई मुस्लिम हैं, कुछ मिक्स हैं, कुछ अभी अभी कन्वर्ट हुए मुस्लिम हैं। और खुसरो खां जो है, उसकी केवल दिल्ली में लिखे गए डॉक्यूमेंट्स में उसकी मुस्लिम पहचान जाहिर होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने ये लिखा है, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, ऐसे लेखकों ने ये लिखा है कि ये गुजराती मूल का हिंदू था और इसने इस्लाम कबूल कर लिया था, और इसकी उपाधि हुई खुसरो खां। इसका नाम था हसन, कन्वर्ट होने के नाम बाद में नाम था इसका हसन, लेकिन खुसरो खां नाम की एक टाइटल देते थे, तो टाइटल उसको मिल गया था, और वो कुतुबुद्दीन मुबारक का खास आदमी था। अब जब इस पूरे फ्रेम की डिटेलिंग में आप जाते हैं तो पता चलेगा आपको कि जो सर्जिकल स्ट्राइक ये खुसरो खां की तरफ से हुई, उसके लोगों ने आके उनको मारा, पूरे खिलजियों को नष्ट कर दिया, तो ये कोई राज करने के लिए नहीं किया था। वो आपको दिखेगा कि ये राज करने का एक्सपीरियंस नहीं था, ये सिंहासन पर आने की चाहत इसकी नहीं थी, ये कोई सत्ता पलट नहीं था कि मैं तुम्हें मारकर अपनी सत्ता शुरू करता हूं, ऐसा नहीं था। उनको डे 1 से ये पता था कि अगले कुछ महीनों में हमारा पूरा नाश हो जाएगा, हम मारे जाएंगे, हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद भी वो ये कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? ये सवाल मैंने उन डॉक्यूमेंट्स में, तमाम जो लगभग 50 से अधिक लेखकों ने 600 साल के मुस्लिम रूल में लाइव डॉक्यूमेंट लिखे हैं, रियल टाइम डिटेल लिखी हैं, आंखों देखे हाल लिखे हैं। आज की भाषा में कहें तो बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट, लाइव रिपोर्ट की तरह, उन्होंने एक रिपोर्टर की तरह स्पॉट पर हैं, वहां से लिख रहे हैं वो। ऐसे 50 से अधिक लेखकों की सूची है।
उसमें ये शुरू आती हैं इसामी, अमीर खुसरो, मिन्हाज सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, इन सब के डॉक्यूमेंट में ये घटना दर्ज है। अमीर खुसरो अकेला है जिसने डेट लिखी है जो मैंने आपको बताई। मैं इस सवाल में बहुत सारे उन तथ्यों में घूमता रहा कि ऐसा इसने क्यों किया। ये तो बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन में था खुसरो खां, बिल्कुल होम मिनिस्टर की पोजीशन में था, सेकंड पोजीशन में था ये दिल्ली में, और कई वर्षों से बड़ी अच्छी, आज की लुटियंस में जो लोग रहते हैं ऐसी उसकी लाइफ स्टाइल थी। तो ऐसी इसको क्या सूझी कि इसने अपने लोगों को बुला के सुल्तान को कत्ल कराया, उसके पूरे भाइयों को मारा, और अगले दिन वो अपना उसने एक तरह से राजपाट शुरू किया, जबकि वो ये जानता था कि इस काम का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, मैं सत्ता में अधिक टिक नहीं पाऊंगा, और दिल्ली में बैठे हुए, लाहौर में घिरे हुए चारों तरफ से मैं तुर्कों से हूं, ये कभी भी मुझे बहुत बुरी मौत मारेंगे, जैसा कि बाद में हुआ। अब ये प्रश्न था कि ऐसा इसने क्या सोच के ऐसा कदम उठाया कि जो इसको अंत में इसको एक बुरी मौत ले जाने वाला था। इसका जवाब मुझे मिला गुजरात में। मैं इसी विषय पर बोलने के लिए गुजरात में मेरे 4 व्याख्यान थे। तो एक कराल काल जागे नाम की पुस्तक लिखी गई थी सन 1955 के आसपास। गुजराती के एक बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं, उन्होंने गुजराती में ये उन्होंने उपन्यास की शक्ल में लिखी थी। अब वो जो खुसरो खां, जो हसन नाम से हिंदू से मुस्लिम हुआ, जो गुजराती मूल का हिंदू था, कन्वर्ट होके दिल्ली में पड़ा हुआ था, राज्य सत्ता के निकट आया, विश्वसनीय बना, और एक दिन उसने सत्ता को खत्म कर दिया। तो ऐसा उसने क्यों किया? इसका जवाब मुझे कराल काल जागे नाम की उस पुस्तक में मिला, गुजराती। वो अब आउट ऑफ प्रिंट है, उसकी एक प्रति मुझे कोई दिखाने के लिए लाए थे, और उसका पूरा जो कथानक है वो दूसरा। वो गुजराती मूल में उसकी पहचान क्या थी, वो डॉट वहां कनेक्ट हुआ। कैसे? 1299 में अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा भयानक हमला है गुजरात पर, बहुत ही भयानक हमला, उसकी खूब डिटेल्स हैं हमारे पास। उस हमले में जो पाटन प्राचीन गुजरात की राजधानी थी, उसके राजा कर्ण थे, उनकी पत्नी को उठाया। लूट मार में जो धन संपत्ति इकट्ठी की वो तो थी ही, लेकिन लूट के सामान में औरतें और बच्चे भी एक सामान हैं। उसको इस्लाम की व्याकरण में माले गनीमत कहते हैं। गनीमत का माल है ये। आपने चूंकि यहाँ गैर मुस्लिम इलाकों में हमला किया है, तो यहाँ जितना जो कुछ दिख रहा है ये सब आपका हक है इसके ऊपर। तो औरतें और बच्चे भी उसमें शामिल हैं लिस्ट में कि ये भी आप ले जा सकते हैं। तो राजा कर्ण की जो रानी थी कमलावती नाम था उनका, वो और उनकी एक बेटी थी छोटी सी देवल नाम की। अमीर खुसरो ने इसकी बड़ी दर्दनाक कहानी लिखी है। रोचक कहानी नहीं कहूंगा मैं, बड़ी दुखद कहानी लिखी है। ये उठा के लाए वहां से 1299 में। कराल काल जागे नाम की किताब में वो गुजराती महान लेखक ये बताते हैं कि साबरकाठा नाम की एक जगह पर भी इनका हमला हुआ। वो तो पूरा इलाका रौंदते थे, विध्वंस की मेगा मशीन की तरह ये जाते थे। ये जो भी तुर्क हों, खिलजी हों, तुगलक हों, बाद में मुगल हों, ये जब भी किसी इलाकों में हमले होते थे इनके, जो कि हर बारिश के बाद में निकलते ही थे, यही इंडस्ट्री थी, यही बिजनेस था पूरे 600 वर्षों तक। तो साबरकाठा नाम की जगह पर एक छोटी सी रियासत थी, उसके राजा की पत्नी को भी उठाया गया। जब पाटन नहीं बचा तो वो छोटी मोटी जो जागीरदारों की रियासतें होती थी वो तो सब ऐसी धूल में उड़ती थी। उनकी पत्नी को भी उठाया और खिलजियों के शिविर में लाया गया। शमशान घाट की देखभाल करने वाला एक दलित जिसका नाम कानिया जापड़ा है, वो खिलजी के शिविर में गया और ये कह रहा है कि आप गलती से मेरी पत्नी को ले आए हैं, ये रानी नहीं है और मुझे अपनी सेवा में रखें, उसको लौटा दें। तो उसने रानी को रेस्क्यू किया है वहां और खिलजी को ज्वाइन किया है, इस्लाम कबूल किया है, हसन नाम हुआ है, खुसरो खां टाइटल हुआ है। और एक दिन उसने, अब ये जो 8 जुलाई 1320 की शाम का घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक का घटनाक्रम है, जिसकी बहुत डिटेल है, पूरी फिल्म का एक कंटेंट है उसके अंदर। तो वो कहानी वहां क्लियर हुई कि उसके अंदर जो गुजरात की तबाही का जो कुछ भी भीतर पलता रहा होगा, एक अवसर की प्रतीक्षा में वो बैठा रहा। उसने अपने लोगों को, गुजरात के लोगों को इकट्ठा किया दिल्ली में, और 300-400 लोगों में, जिसमें उसका एक मामा जिसका नाम रंधोल,
वो भी डॉक्यूमेंट पे आया है कि उसका मामा था, वो कन्वर्ट नहीं हुआ था। ऐसे कई नाम हैं हिंदू नाम, और वो सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल हुए। लेकिन अगले 3 महीने ही बाद, 3 महीने, जियाउद्दीन बर्नी ये लिखता है कि खुसरो के काबिज होने से दिल्ली में कुतुबुद्दीन मुबारक के खात्मे के बाद दिल्ली में मस्जिदों में दिए जल रहे हैं और काफिरों की सल्तनत कायम हो गई है और इस्लाम का दिया बुझ गया है। ये जियाउद्दीन बर्नी का कमेंट है उसी के समय। ये ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक थी। लेकिन 4 महीने बाद आपने मोहम्मद तुगलक का नाम सुना होगा, सबने सुना होगा। माखनलाल जी का नाम ना सुना होगा, तुगलक का नाम जरूर सुना होगा। माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन मोहम्मद तुगलक के बारे में सब जानते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक का बैकग्राउंड पता है आपको कि ये इसका कैरियर कहां से शुरू हुआ था? ये दिल्ली में सुल्तान रहा, ये खिलजियों के घोड़े धोता था, अस्तबल की नौकरी करता था। पता है आपको? ये अस्तबल होते थे, घोड़े बनते थे, जहां गैरेज, गाड़ियां जहां खड़ी रहती हैं, तो गाड़ियां नहीं थी पहले, घोड़ों पे सवारी होती थी। तो अस्तबल का एक पद होता था, आखुर बक, तुगलकों की पोस्ट होती थी, उस पोस्ट पे था ये। दिन भर घोड़े धोता था, ये घोड़े धोने का काम था। लेकिन जब इधर ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो ये सबसे पहले भागा। जौना नाम था इसका, जौना खान, जौनपुर इसने अपने नाम पे किया था, अपनी नेम प्लेट टांगी हुआ जौनपुर। तो ये भागा कहां? इसी रास्ते से भागा होगा। ये बाहर जो रोड निकला है, इसी रोड से भागा होगा, ये इसी रोड से भागा है। ये गया लाहौर, ये लाहौर का रोड, यहीं से अमृतसर से लाहौर का। मैं अभी ड्राइवर से पूछते हुए आया था। हाँ बिल्कुल, मैं उसी रोड पे हूं। तो ये इसी रोड से भागा, रात में ही निकल गया ये। और ये लाहौर से मुल्तान के बीच में बहावलपुर के आसपास एक छोटी सी जगह आती है जिसका नाम है दीपालपुर। देवपालपुर का अपभ्रंश है वो, दीपालपुर। उसका बाप वहां जागीरदार था, वहां का इंचार्ज था, तुगलकों की तरफ से, खिलजियों की तरफ से, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी ने उसको वहां अपना एक सूबेदार की तरह नियुक्त किया था। उसका बाप, उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, नाम सुना होगा, मोहम्मद बिन तुगलक का बाप। ये जाके वहां यहाँ की लाइव स्टोरी सुनाता है, बिल्कुल लाइव विवरण पूरे, कि ये क्या क्या मैं देख के आया हूँ, क्या क्या हो रहा था वहाँ। और वो सब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं हमारे सारे खिलजी मारे गए। तो खिलजियों के एहसान थे तुगलक के ऊपर, क्योंकि वो भी ऐसे कई भिखारियों की तरह आए थे, उनको वहाँ एक अच्छी पोस्ट मिल गई थी और बढ़िया राज कर रहे थे वो दीपालपुर से। और अपने बेटे को खिलजी की सेवा में रख दिया था, जो उनके घोड़े धो रहा था यहाँ बैठ के। तो उसने कसम खाई गयासुद्दीन तुगलक ने कि मेरे मालिकों को इन्होंने मारा है तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरा कुछ भी हो। तो वो 4 महीने बाद, जुलाई बारिश का मौसम होता है, जुलाई अगस्त का, बारिश जब बीत गई तो उसके बाद वो इसी रास्ते से फिर वापस लौटा है, जौना खान अपने डैडी के साथ में 4-5 हजार और लुटेरों के झुंड के साथ में। और एक आमने सामने की फाइट में खुसरो खां का कत्ल हुआ। एक दिन भर कत्लेआम का आदेश हुआ है कि खुसरो खां के जितने लोग दिल्ली में हैं उन सबको शाम तक कत्ल करो। तो पूरे दिन भर उनका कत्लेआम हुआ है। और 8 जुलाई के घटना में जब आप उसकी पूरी FIR की डिटेल में जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जानता था ये खुसरो कि मेरा बहुत बुरा अंत होगा, मैं मर जाऊंगा, मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि शासन नहीं करना आता, वो शासन का व्यक्ति नहीं था, उसको एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और वैसा हुआ। तब फिर दिल्ली में तुगलक का शासन शुरू होता है इस घटना के बाद। अगर ये घटना नहीं होती तो गयासुद्दीन वहां के तहसीलदार बने हुए ही रिटायर हो जाते, और वो इनका बेटा घोड़े धोते धोते ज्यादा से ज्यादा महलों में कोई पोजीशन पा जाता या किचन में नौकरी लग जाती उसकी। इससे ज्यादा इनका प्रमोशन दिल्ली में नहीं संभव था। तो क्या हमें इस 8 जुलाई 1320 के घटनाक्रम के बारे में जितना मैंने आपको बताया है बहुत ही संक्षेप में पता नहीं होना चाहिए? इतिहास का एक फ्रेम हमारा ये नहीं है कि हमारी जो संघर्ष की कहानी है वो कोई 1857 से शुरू नहीं हुई है। भारत की आजादी की लड़ाई जो 90 साल चली और 1947 में एक दिन अंग्रेजों ने कहा कि अच्छा ठीक है भाई, साइन कराओ, जल्दी सत्ता का हस्तांतरण करो और बैठ जाओ कुर्सी पे हमारी। ऐसा नहीं था, ये एक संघर्ष था और एक लंबा संघर्ष था। तो भारत में जिसे 1000 वर्षों की गुलामी कहा जाता है वो 1000 वर्षों की गुलामी नहीं है, वो 1000 वर्षों का ऐसा ही संघर्ष है। अब मोहम्मद बिन तुगलक स्वयं जब पधारे हैं सिंहासन के ऊपर तो ये तो लिखते ही हैं इनके समय के लोग कि इसकी जो सनकी सुल्तान कहा गया इसको, इसकी कई सारी पॉलिसी ऐसी थी जिन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया।
तो इसके समय बड़ा प्रतिरोध हुआ है इस पूरे इलाके में। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका, इस पूरे इलाके में जो दिल्ली से ज़्यादा चपेट में रहते थे ये लोग, तो इनके समय के लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि हिंदुओं ने मंडल बनाकर, मंडल मतलब संगठन बनाकर प्रतिरोध शुरू किया है तुगलक का, संगठन बनाकर। तो जो बात हमसे ये कही जाती है कि हम संगठित नहीं थे या हमारा तो बिखरे हुए थे और ये तो 1857 से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, ऐसा नहीं है। ये अधूरे सच हैं, सच हैं लेकिन अधूरे सच हैं। ये आप पूरे 1000 वर्षों के कालखंड में जाएंगे, आपको जगह जगह वो संगठित नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन जिसको जहां मौका मिला है, आप बाबा साहब पुरंदरे को पढ़िए, राजा शिव छत्रपति नाम की पुस्तक मैंने बहुत विलंब से पढ़ी, अभी कुछ वर्ष पहले जब मैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर हुआ 2018 में, तब मैंने पुणे से मैं लेके आया था और मैंने पढ़ी और मेरे मन में सिर्फ ये आया कि मुझे कॉलेज में पढ़नी थी ये पुस्तक। अगर ये पुस्तक मैंने शिवाजी महाराज का ये चरित्र, बाबा साहब पुरंदरे, एक व्यक्ति ने केवल पूरा जीवन लगा दिया शिवाजी महाराज को समझने में, और तब वो 2 वॉल्यूम में मराठी, गुजरात, इंग्लिश और हिंदी तीनों में छपी है, राजा शिव छत्रपति। जरूर पढ़ना चाहिए, आप लोग जरूर पढ़ो, उसको पढ़ के आगे बढ़ो। आप कुछ और ही कर रहे होंगे ये दावा है। आप सिविल सर्विसेज में जाएंगे, जहां भी सोचे हैं वहां जाएंगे, जो सपने देखे हैं वो पूरे होंगे, लेकिन वहां बैठकर करना क्या है? क्या ये राजेंद्र माथुर ने लिखा है जो वो करना है कि जो नायब तहसीलदार बन जाता है वो भी रेखा के उस पार चला जाता है और विदेशी लुटेरा बन जाता है? आप अगर ये पढ़ के जाएंगे तो ये कथन राजेंद्र माथुर को वापस लेना पड़ेगा कि नहीं, इतिहास को पढ़ के जाएंगे। तो मित्रों, अभी मैं बंगाल में था, मैं एक आध किस्सा वहां का सुनाता हूं, सब डॉक्यूमेंटेड है ये। बख्तियार खिलजी का नाम हम सब ने सुना होगा, उनकी पुण्य स्मृति में बिहार का एक शहर है, आज भी है, और वो माननीय मुख्यमंत्री जी का होम टाउन है बख्तियारपुर। ये बख्तियार खिलजी के नाम से है। बख्तियार खिलजी पहले बैच के जो तुर्क झुंड आए थे यहाँ पे, उनमें शामिल था। इसको दिल्ली में नौकरी के लायक भी नहीं समझा गया तो ये बदायूं चला गया, वहां छोटी मोटी कोई नौकरी मिली, फिर ये अवध चला गया, वहां थोड़ा और बड़ा काम मिल गया इसको, तो इसने एक गिरोह बनाया। गिरोह बना के इसने मुंगेर तक लूट की मुहिम शुरू की, अवध से मुंगेर बयार तक लूटने पाटने के लिए जाता था। इतना इसने अपना गिरोह बढ़ाया, इतनी ताकत बढ़ाई कि इसकी प्रख्याति जो है वो दिल्ली तक आई कि यार कोई वहाँ भी कोई खिलजी बड़ा जौहर दिखा रहे हैं, बड़ी ताकत दिखा रहे हैं, इनका यहाँ सम्मान करना चाहिए, इनको कोई बड़ा रत्न प्रदान करना चाहिए यहाँ। तो बख्तियार खिलजी को दिल्ली में बुलाया गया सम्मान करने के लिए, और यहाँ उसका बाकायदा सम्मान हुआ। ये बंदा बंगाल की जो नालंदा विश्वविद्यालय के जलाने का पाप इसके सिर है। अब लोग कहते हैं कि साहब ये कहाँ लिखा हुआ है, वो तो किसी और ने जलाया था, इसी ने जलाया था, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये तो फैलाई हुई बात है। मिन्हाज सिराज का नाम नोट करिए आप, इसका पूरा नाम है मिन्हाजुद्दीन सिराजुद्दीन जूज जानी, ये इसका नाम है। राइटर है, घूम घूम के लिखता है पूरे देश में। और ये ग्वालियर आया, इल्तुतमिश से मिला, इल्तुतमिश के समय, रजिया सुल्तान के बाप का नाम है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश से मिला, ग्वालियर आया, इसको तज़कीरे करने का काम मिला, फौज की शाम को तज़कीर करो, मतलब इस्लाम की झूठी सच्ची फतेह की कहानियां ऐसी सुनाओ कि जो मरियल कोई फौजी भी कहीं आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ है तो उसका खून भी उबाल मारने लगे, कत्ले आम पे इतना उतारू हो जाए, आंखों में खून उतर आए, ऐसी तज़कीरें करो। तो उसने करीब करीब 40 तज़कीरें ग्वालियर में की हैं। उसको ग्वालियर का काजी बना के जब ग्वालियर पे कब्जा हुआ इल्तुतमिश का, 1231 दिसंबर का महीना था, यही जनवरी है, दिसंबर का महीना 1231, 1231। लेकिन इसका मन नहीं लगा, तो ये अपनी लेखक था, ये बेसिकली स्वभाव से ये बिल्कुल पत्रकार था, ये मेरी तरह रहा होगा। तो ये दिल्ली आया अपनी सारी किताबों के बक्से लेकर, और ये बिहार होता हुआ बंगाल गया, और बंगाल में इसने नालंदा विश्वविद्यालय के विध्वंस की पहली लाइव स्टोरी मिन्हाज सिराज ने उन लोगों के इंटरव्यू करके लिखी है जो बख्तियार के साथ में उस दिन नालंदा को जलाए जाने के समय उस मुहिम में शामिल थे। एक का नाम था शमसामुद्दीन, जिसका इंटरव्यू उसने डिटेल किया हुआ है, और वो लिखता है कि बख्तियार जब बिहार के किले पर पहुंचा तो वो इस विश्वविद्यालय को बिहार का किला समझ रहे थे। ये इतना बड़ा कवर्ड कैंपस था जहां 10,000 स्टूडेंट पढ़ते हों, 2000
टीचर पढ़ाते हो, 12,000 की आबादी जहां रहती हो, तो 2-4 हजार कुछ सेवक, अलग अलग कर्मचारी भी वहां रहते होंगे। 15,000 की एक बसाहट जहां रही होगी, ऐसा कवर्ड कैंपस को ये जाहिल समझ रहा था कि ये बिहार के किले पे आ गया हूं मैं। वो यूनिवर्सिटी थी, वो बिहार का किला समझा, और किले के गेट पे पहुंचते ही युद्ध शुरू हो गया। अरे भैया, मैं भी सुबह अभी इसी गेट पे आया हूं, तो मेरा तो किसी से कोई युद्ध शुरू नहीं हुआ। ये गेट पे कोई पहुंच के युद्ध कैसे शुरू कर सकता है? भाई, आप पढ़ना चाहते हो तो अंदर आओगे, एडमिशन की प्रक्रिया में जाओगे। आप कुछ निकल रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के बारे में जानना और नोट करना चाहते हैं, तो कुछ वैसा कुछ होगा। युद्ध कहां से शुरू हो जाएगा? पूरे 1000 वर्षों में ये सब थोपे हुए युद्ध थे। कोई कारण नहीं है। आपके शहर को, आपकी बस्ती को, आपके मोहल्लों को अचानक से एक भीड़ आती है और घेर लिया। अब आपकी समझ में नहीं आ रही कि हुआ क्या है। भाई, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, क्लास चल रही है, लेक्चर हो रहे हैं, पूजा हो रही है, बिजनेस चल रहा है, एक शहर में जो चलता है वो चल रहा है। युद्ध का तो कोई कारण नहीं है। तो युद्ध शुरू हो गया, ये मिन्हाज सिराज लिखता है। और उसके बाद वहां जितने भी सिर घुटाए हुए ब्राह्मण, अब उनको पता ही नहीं कि बौद्ध कोई होते हैं। ये बौद्ध विश्वविद्यालय था, 600 साल से चल रहा था। उनको नहीं मालूम बौद्ध क्या होते हैं, बुद्ध कौन थे, तथागत क्या, ये क्या विश्वविद्यालय। और वो पूरा कत्लेआम शुरू कर दिया उन्होंने। कुछ भागे, कुछ बचे, कुछ भगदड़ में मर गए, कुछ सीधे फाइट में मर गए होंगे, और अंत में वो जला दिया गया पूरा। कुछ किताबें उसके हाथ लगी, तब उसको पहली बार पता चला कि अरे किताबें यहाँ क्या है, इतनी बड़ी लाइब्रेरी जल रही है। तो उसने उन किताबों में क्या लिखा है ये पढ़ने के लिए कुछ लोगों को ढूंढा गया, तो पता लगा कि वो सारे या तो भाग गए हैं या मारे गए हैं। अब कोई ये बताने वाला भी नहीं है कि इनमें लिखा क्या है। उन किताबों से उसको ये पता चला कि हिंदवी भाषा में विहार जो है वो विद्यालय को कहते हैं। तो यार, ये कोई विद्यालय था जिसको मैं बिहार का किला समझ रहा था। तब तक वो भारत के हमारे महान पूर्वजों का स्मारक, जो 600-700 वर्षों की एक योगदान, एक तपस्या, एक सक्रियता, एक कंटिन्यूटी के कारण जो यूनिवर्सिटी 600 साल तक चलती रही, वो जलाकर राख कर दी गई। वो उसको बिहार का किला समझ रहा था। मतलब उसको पता ही नहीं मालूम था कि मैं आया कहां हूं, लेकिन करना क्या है ये क्लियर था। दृष्टि ऐसी स्पष्ट रखना अपनी, लेकिन अच्छी दिशा में। करना क्या है, वो विद्यालय है, ये तो बाद में पता चला। किला समझ के नष्ट कर दिया, तो कोई बात नहीं, करने तो यही आए थे अपन। तो अपन करने क्या आए हैं ये दिमाग में क्लियर रखना। ये इस स्टोरी का अपने लिए टेक अवे है। अब ये बख्तियार खिलजी नालंदा से आगे बढ़ा तो नादिया नाम की एक जगह है बंगाल में। बंगाल में कौन, बंगाल से है कोई? नादिया डिस्ट्रिक्ट है, ये बंगाल का ब्रज कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है इस इलाके में। इस्कॉन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, इस्कॉन हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट का। और मुझे वहां भी मायापुर जाने का अवसर मिला, एक स्टोरी मैंने वहां भी की थी। वहां प्राचीन बंगाल के लक्ष्मण सेन नाम के राजा का नाम लखमनिया लिखा है मिन्हाज सिराज ने। उच्चारण दोष की वजह से, वो पर्शियन लैंग्वेज की वजह से वो हिंदी के नाम घिसकर कुछ लिखते हैं। लक्ष्मण सेन की बजाय उन्होंने भोजन करने बैठे हुए थे 80 वर्षीय लक्ष्मण सेन अपने महल में। ये 18 घुड़सवारों के साथ में घोड़े का कारोबारी बन के गेट पर आया, और आते सही वो शुरू कर दिया जिसके लिए आए हैं। युद्ध का कोई कारण नहीं है। लक्ष्मण सेन को जब पता चला कि कुछ ऐसा हो रहा है नीचे, तो वो खिड़की से कूदकर बाहर हुए सुरक्षा के लिए। उसके बाद वो कहीं नहीं पाए गए। उस पूरे महल पर, बंगाल के प्राचीन राज्य पर बख्तियार खिलजी का कब्जा हुआ। केवल 18 घुड़सवार थे उसके साथ में। ये मिन्हाज सिराज का फिगर है। और वो फिर वहां से पूरा कब्जा करने के बाद उनके महल, उनकी पत्नियां, उनकी बेटियां, उनके सारे खजाने जो अनेक वर्षों से संचित थे, वो सब उनकी मिल्कियत हो गए। इस अंतहीन लूट की वजह से, लूट की संपत्ति का लालच इतने ऊपर इनके दिमागों पे हावी हुआ कि सिवाय इसके कुछ और सोचते नहीं थे। अब वहां चैन से बैठना नहीं है कि अब तो जीवन हमारा कट जाएगा, हमारे 2-4-10 पीढ़ी भी राज कर सकती हैं, इतना बड़ा प्राचीन राज्य हमारे पास आ गया है, तो अब तो बैठ के कुछ सभ्यता का परिचय दो। नहीं, अब वो वहां से और आगे बढ़ा, और लखनौती नाम की एक और प्राचीन गौड़ राजधानी जो थी, मुर्शिदाबाद के पास में है बंगाल में, वहां उसने अपना अड्डा बनाया। मैं इनको राजधानी नहीं कहता हूं, दिल्ली इनका राजधानी नहीं थी, आगरा इनकी राजधानी नहीं थी, अड्डा थी। इनके अड्डे थे, गिरोह थे, ये लुटेरे थे।
इन्होंने अपने इतिहास ऐसे लिखे कि ये यहाँ के राजा हैं, तो हम कैसे माने कि राजा हैं जो ये यहाँ कर रहे हैं। तो मध्यकाल के भारत का इतिहास एक ऐसी शोले की तरह लिखा गया है जिस शोले में गब्बर सिंह बैठकर सांभा और कालिया के साथ मिलकर बड़ी हाई लेवल मीटिंग में रामगढ़ के विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं। जो हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, मध्यकाल के भारत के इतिहास को इस तरह से लिखा गया है स्वतंत्र भारत में। असली शोले में तो कुछ और चल रहा है, लेकिन हमें पढ़ाया गया कि गब्बर सिंह तो रामगढ़ के सुल्तान थे, यहाँ का बड़ा विकास उन्होंने किया था, उनके नाम से ये है, उनके नाम से वो है। क्या ऐसा है? असली शोले में तो वो डाकू ही है ना। तो पूरे 600 सालों में उनके अड्डा थे, ये लाहौर अड्डा था, आगरा अड्डा था, दिल्ली अड्डा था, जहां जहां नीचे उतरे फिर जौनपुर अड्डा था, लखनौती अड्डा था, गुजरात में अहमदाबाद अड्डा था, मेरे मध्य प्रदेश में मांडू उनका अड्डा था। जहां जहां इन्होंने अपनी गिरोह कायम किए वो अड्डे थे, राजधानी नहीं थे, क्योंकि काम तो वो शासन का कर ही नहीं रहे थे। तो बख्तियार खिलजी लखनौती से करीब 150 किलोमीटर, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो दिनाजपुर जिले में एक देवकोट नाम की जगह आती है जो अब बांग्लादेश में है। तब का बंगाल, आज का बांग्लादेश, आज का पश्चिम बंगाल, कुछ हिस्सा उड़ीसा का, कुछ हिस्सा बिहार का, इनको मिलाकर इतना विशाल सोने जैसा बंगाल था ये, अखंड बंगाल, जहां बख्तियार खिलजी पहुंचा। पहला कन्वर्जन मिन्हाज सिराज दर्ज करता है। बंगाल में पहला हिंदू से मुस्लिम होने का एक धर्मांतरण का केस, जो धर्मांतरण के बाद जिसका नाम होता है अली मीच नाम का, और वो उसको बाद में आगे गाइड करता है कि और आगे कहां कहां आप रिच जो इलाके हैं लूटने के लिए जा सकते हैं। तो लखनौती में मिन्हाज सिराज ने लिखा है कि इसने तिब्बत पर अटैक करने की योजना बनाई कि अब मेरे पास इतना धन है कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं इस अगले टारगेट के लिए, तो अब मुझे तिब्बत पर हमला करना चाहिए। और ये एक बड़ी फौज लुटेरों की बनाकर और ये तिब्बत की तरफ आगे बढ़ा। तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जब पहुंचता है तो मिन्हाज सिराज उसका एक लोकेशन की डिटेल लिखते हैं कि यहां 20 से 30 मोरियां, इस तेज बहाव वाली नदी में एक पुल बना हुआ है जिसमें मोरियां, आप समझ रहे हैं, आर्च, जिसमें से नीचे पानी निकल जाए। 10,000 लुटेरों की फौज, जिसमें उनके घोड़े वोड़े जो भी रसद थी, ये उस पुल से क्रॉस होती है। आप सोचिए, ब्रह्मपुत्र नदी को अगर आपने देखा हो, गंगा को तो हम सब नहीं देखा होगा, इस पर पुल बनाना कितना कठिन उस समय रहा होगा। तो एक सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही लाजवाब फ्रेम आपको मिलता है कि बंगाल के कोई पूर्वज ऐसे भी थे जो ब्रह्मपुत्र जैसी पहाड़ी तेज बहाव की नदी पर एक ऐसा पुल बना सकते थे जिससे होकर 10,000 की फौज अपने पूरे जानवरों के साथ में, पूरे बाजार के साथ में क्रॉस कर रही है और चली गई। 2 खिलजियों को इसने यहां टिकाया कि पुल की रक्षा करना, ताकि मैं लौटूं तब तक इसको कोई डिस्ट्रॉय ना कर दे, मुझे सुरक्षित लखनौती लौटना है। अगले 15 दिन बख्तियार खिलजी को रोका गया। असम के कामरूप नाम है असम का, कामरूप के राजा से मदद मांगी होगी, तो कामरूप के राजा ने कहा कि इस साल नहीं, आप अगले साल आइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा, अभी आप लौट जाइए, अभी मौसम ठीक नहीं है। कामरूप के राजा ने ऐसा कहा, जो भी उसकी स्ट्रेटेजी रही होगी। लेकिन इनको तो लूट का माल चाहिए है, अभी इससे अगला इंक्रीमेंट चाहिए है, अगला टारगेट और बड़ा चाहिए है, अगले ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। अपनी कंपनी का ग्राफ ऊपर जा रहा है। मैं अकेला आया था, फिर 18 लोग हुए, फिर 200 लोग हुए, आज 10,000 की फौज मेरे साथ है और पूरा बंगाल की सल्तनत मेरे पास है, इससे बड़ा इलाका चाहिए मुझे। तो ये वहां 15 दिन पहाड़ों में चढ़ते वहां पहुंचे, जहां भी पहुंचे, जिसको ये तिब्बत कह रहे हैं। पहाड़ी हिंदुओं ने इसका जो आमना सामना, जो युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, वो अपने कामों में लगे हुए थे, और अचानक से ये अल्लाह अकबर का शोर उठा और पता चला कि ये कोई आ गए हैं भाई इधर। तो उन्होंने, पहाड़ी हिंदुओं ने इस बख्तियार खिलजी का जो मुकाबला किया है, शाम ढलते ढलते एक ही दिन में इसके सारे जितने सलाहकार थे वो कहने लगे कि जनाब लौटने में भलाई है, लौट चलें, फिर आएंगे अगली बार, लेकिन इस समय हम घिर गए हैं और बचेंगे नहीं। और शाम होते होते तो इनकी हालत वाकई बहुत खराब हो गई, और अगले 14 दिन ये जब उतरे हैं उसी रूट से, तो इनने एक भी दाना, इनको अन्न का नसीब नहीं हुआ खाने के लिए। तो इन्होंने जिन घोड़ों पे ये चढ़ के वहां गए थे, उन्हीं घोड़ों को काट काट के इन्होंने दिन भर लंच डिनर किए हैं। और नीचे जब ब्रह्मपुत्र नदी तक आए हैं तो पता चला वो पुल टूटा हुआ है और वो दोनों खिलजियों का खात्मा कहीं हो चुका है, वो फरार हैं।
अब क्रॉस नहीं कर सकते नदी। क्या जरा आप सोचिए कि इसको आदित्य धर अगर बनाएंगे, धुरंधर कितनों ने देख ली है, देखा, सब छोड़ो, सब छोड़ो, पढ़ाई वढ़ाई अभी एक दिन छोड़ दो, धुरंधर देखो जाके, जैसे ये 3 दिन का शिविर खत्म हो। तो आदित्य धर इस स्क्रिप्ट पे क्या काम करेंगे, लाजवाब काम करेंगे। तो वो ब्रह्मपुत्र के उस किनारे खड़ा है, पुल टूटा हुआ है, वो कामरूप के राजा ने उन 14 दिनों में आके ये पुल निपटा दिया कि बेटा आओ फिर देखते हैं तुमको हम। और उन दोनों खिलजियों को पता नहीं कहां सुला दिया, कहां बहा दिया, मालूम नहीं। अब ये बचे खुचे जितने भूखे प्यासे खिलजी के लुटेरे इधर उधर ढूंढने लगे कि नदी क्रॉस कैसे करें। तो एक मंदिर दिखा, उस मंदिर में सोने चांदी की मूर्तियां दर्ज हो रही हैं कि क्या दिखा है मंदिर में, सोने चांदी की मूर्तियां हैं। लेकिन उनका ध्यान सोने चांदी की मूर्ति पे नहीं है, वो ये देख रहे हैं कि नदी को पार करने का कोई सामान, कोई नौका, नाव, कोई चप्पू मिल जाए तो हम नदी पार करें। और तब तक वो कामरूप के राजा साहब जो भी थे, इन 14 दिनों में उन्होंने जो तैयारी की थी, वो एक संयुक्त सेना के साथ स्थानीय लोगों के, वो टूट पड़े पीछे से। उन्होंने बांस के जो लठ उनके पास थे, उसकी एक दीवार खड़ी कर दी, सुरक्षा दीवार, ऐसे, ऐसा पूरा सीन है मिन्हाज सिराज। अब ये डर के मारे इन्होंने अपने घोड़े बहती नदी में तेज बहाव की उतार दिए। उस तरफ पहुंचते पहुंचते आदरणीय, ये 10,000 की फौज में जख्मी हालत में केवल 100 लोग पहुंचे हैं उस तरफ, सारे लोग मारे गए। और बख्तियार खिलजी उसके बाद घोड़े पे नहीं बैठा, क्योंकि जब वो घोड़े पे बैठता था तो दिखता था दूर से। और देवकोट में जहां के लोग उसकी फौज में लूट के नए अवसर, नया माल लेने के लिए लालच में शामिल हुए थे, वो मारे गए। तो उनके परिवार के लोग इसको गालियां देते थे, इसको कोसते थे। तो ये घोड़े पे बैठ के नीचे चलता था कि मुझे कोई देख ना ले। इसको देवकोट में मरा। ये बख्तियार खिलजी का खात्मा बंगाल और असम के हमारे पूर्वजों ने अपनी सुनियोजित रणनीति से, जिसने मुंगेर से अपनी लूट का कैरियर शुरू किया था, बदायूं से, अवध से, मुंगेर से, और जिसने नादिया में एक बड़ा दाव लगाया, उसको बड़ा राज्य मिला, लक्ष्मण सेन का महल, उनकी स्त्रियां, उनकी बेटियां, उनका पूरा स्टाफ, सब कुछ, जिसने नालंदा का विश्वविद्यालय जला दिया और पूरा बिहार देखता रहा जलते हुए। और हमेशा के लिए उसने इतिहास के खंडहरों में जिस विश्वविद्यालय को सुला दिया, उसका अंत किसने किया? हमारे बंगाल के पूर्वजों ने किया। क्या ये बंगाल के लोगों को पता है? जब मैंने ये पिछले सप्ताह कोलकाता की सभा में वहां प्रश्न पूछा, तो उतने ही हाथ उठे जितने माखनलाल जी के नाम से यहां उठे, एक भी नहीं, एक आध। क्या ये विवरण हमें पता नहीं होना चाहिए? क्या ये संघर्ष नहीं था जो बंगाल के उस कोने में 1206 के आसपास हो रहा था? ये 1206 के आसपास का घटनाक्रम है ये, बंगाल का देवकोट नाम की जगह। अब ये गूगल पे सर्च करिए सारे रूट्स। तो मैं एक 10 मिनट और लूंगा। मैं अभी जब पिछले साल अयोध्या में जब रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो 1 महीने में अयोध्या में था, पूरी जनवरी में वहाँ था। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का प्रसंग था, उस दिन शाम से रात तक मैंने पहली शयन आरती, भगवान जब सोने के लिए आमंत्रित किए जा रहे हैं कि अब विश्राम का समय है, और जिन स्तुतियों के साथ में रामलला वो उनको, तो पहली शयन आरती में मैं मंदिर के अंदर था। मैंने 1 महीने डायरी एक लिखी थी, एक अखबार के फ्रंट पेज पर। मित्रों, अयोध्या जो है दिल्ली से बंगाल के रास्ते में रौंदे जाने वाले उसी रूट पे थी जिस रूट पर हम आज बैठे हैं, यहाँ इस तरफ। अयोध्या उस तरफ थी। तो दिल्ली से ये लुटेरों के, हमलावरों के जो पूरे जत्थे चलते थे, ये पूरा अवध, अयोध्या क्रॉस करके बिहार में दरभंगा और नालंदा, ये पूरा इलाका क्रॉस करके ये बंगाल तक जाते थे। और ये हर साल जाते थे, बिल्कुल विध्वंस की मेगा मशीन की तरह, सब कुछ रौंदते हुए, तोड़ते हुए, मंदिर तोड़ते हुए, लूटते हुए, कत्लेआम करते हुए। इनके सबके विवरण हैं, मैं कुछ भी इसमें एक भी शब्द मेरा नहीं है। तो अयोध्या तो बार बार रौंदी गई है। बाबर ने मंदिर तोड़ा था, ये हम सब जानते हैं। लेकिन मुझे वहां जाकर ये पता चला कि बाबर से 500 साल पहले 1032 एडी में सालार मसूद गाजी नाम के एक और हमलावर ने, जो उसी तरह के नारे लगाती हुई एक भीड़ के साथ आया था, जैसे नारे हम आज भी, कहीं पथराव होते हैं, कहीं तुर्कमान गेट पे कुछ होता है, तो वो वही स्क्रिप्ट है पूरा का पूरा। बिजली वही चल रही है, लट्टू अलग जल रहे हैं।
ये अलग जल रहा है, ये अलग जल रहा है, बिजली एक ही जल रही है पूरे इतिहास में, तुर्कमान गेट तक। तो अयोध्या बार बार रौंदी गई। मुझे वहां जाकर पता चला कि 1032 में बाबर के आने की अयोध्या 500 वर्ष पहले कनक महल नाम का एक स्मारक उसने धूल में मिलाया था। और ये महल वो था जो सीता, जब प्रभु श्री राम के साथ उनका विवाह होता है और पहली बार अयोध्या में उनका प्रवेश होता है, तो रानी केकई ने अपनी बहू को ये महल उनको नजर किया था, उनको भेंट किया था, उनको उपहार में दिया था। स्वर्ण महल, कनक का मतलब सोना। अब वो पुराना जो भी रहा होगा, मंदिर टूटते रहे, बनते रहे, फिर बनते रहे, लेकिन बाद में जो कनक महल आज है वो ओरछा के राजा के द्वारा बनवाया हुआ है। वहां जाकर मुझे ये पता चला कि अयोध्या में पिछले 500 वर्षों में बाबर के बाद में भारत के दूर दराज के राजवंशों ने वहां मंदिर बनवाए हैं, लगातार मंदिर बनवाए हैं। राम की स्मृति से जुड़े हुए किसी भी स्थान पवित्र को उन्होंने मंदिर बनाकर सहेज के अपनी स्मृतियों में रखा है। 350 के आसपास मंदिर हैं अयोध्या में रामलला के इस मंदिर के अलावा। एक एक स्मृति को, कहीं सीता जी बैठ गई थी तो वहां भी एक मंदिर बना है। भरत ने जहां राजधानी छोड़ दी थी, जब राम लौटे नहीं हैं, वो चित्रकूट तक गए हैं, तो भरत जब मायूस होकर, निराश होकर, रोते हुए लौटे हैं, तो उन्होंने कहा मैं राजधानी नहीं जा सकता। तो उन्होंने 20 किलोमीटर दूर कहीं, और उनको यह पता था कि राम जमीन पे सो रहे हैं एक कुटिया में, तो मैं तो उनकी बराबरी पे भी नहीं हो सकता हूं। तो उन्होंने और नीचे गुफा नीचे खुदवाया और नीचे सोते थे, उनसे नीचे, जमीन से नीचे। 14 वर्ष जहां सारी नोट शीट राजधानी की, जहां से भरत ने साइन की होंगी, वो भरत कुंड नाम की जगह पर आज भी है। राजा थे, नोट शीट साइन करते थे, आते होंगे सचिव साइन कराने, ऑर्डर लेने, लेकिन राजधानी में नहीं गए। वो वहीं प्रतीक्षा की उन्होंने, उस जगह पर भव्य मंदिर। ऐसे 350 मंदिर, जहां लंका विजय के बाद जब पहली बार उनका विमान जहां लैंड किया है, ऐसी भी एक जगह की मान्यता है कि यहां पहली बार प्रभु के आए। तो राम से जुड़ी हुई हर स्मृति के स्थान को हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनाए। अब अयोध्या के आसपास सैंडस्टोन नहीं होता है, पत्थर नहीं पाया जाता। वहां सरयू नदी की मिट्टी से पकी हुई ईंटों से मंदिर बनते आए हैं हजारों वर्षों में। अब पत्थरों की भी आयु कितनी है, तो ईंटों की कितनी होती होगी? 200-400 साल कोई मंदिर रहता होगा, टूटा, खंडित हुआ, उसकी जगह फिर दूसरा बना दिया। इस तरह से हमारे सॉफ्टवेयर में, हमारे भारत के मानस में हमारी स्मृतियों को जीवित रखा गया। और ये तो लगातार अयोध्या में बाबर कोई आ गया, उसके बाद कोई नहीं गया, ऐसा नहीं था। वहां तो फैजाबाद में तो ये सब नवाब ही मूंग दलने के लिए बैठे 150-200 साल, ठीक है। तो ये कैसे सुरक्षित रही? तो दूसरा ध्यान मेरा गया, अगर आप केवल एक दिन के लिए अयोध्या जाएंगे आप कभी नहीं जान पाएंगे। मैं भी कई बार गया था, इस तरह से कभी देखा नहीं था। अयोध्या में जब आप जाएंगे तो वहां कुछ शब्दों पे मेरा ध्यान अटका। मणिराम दास की छावनी, तुलसीदास की छावनी, नरसिंह दास की छावनी। छावनी क्या होता है? अयोध्या तो संतों का शहर था, प्रभु श्री राम की नगरी थी, यहां तो संतों के आश्रम होने चाहिए थे। छावनी। राम कोट, कोट का मतलब किला। लक्ष्मण किला नाम की जगह है, लक्ष्मण किला। तो कोट, किला, छावनी, ये सब कैंटोनमेंट के शब्द हैं, ये सब सैन्य तैयारियों के शब्द हैं। तो इन 500 सालों में जो चला है, ये उसके अवशेष हैं हमारी स्मृतियों में। क्या चला है? हर साल रौंदी गई अयोध्या, हर 2-4 साल में कोई ना कोई लूटने पाटने आता रहा। तो यहां जिन संतों ने अपने डेरे लगाए, जिन 350 मंदिरों का मैं उल्लेख कर रहा हूं, इतने डेरे जब लगे अयोध्या के चारों तरफ, तो उनके शिष्य हुए। एक कोई प्रतिष्ठित संत हैं, उनके 10, 25, 50, 100, 150 उनके अनुयायी संत हैं, सन्यासी। उनमें हर एक दिलचस्पी के लोग हर जगह होते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके शौक अलग अलग होंगे। कोई कविता में रुचि रखता होगा, कोई शायरी में रुचि रखता होगा, कोई फिल्मों में रखता होगा, किसी को कुछ और ठीक लगता होगा, बागवानी, फूल पत्ती, गाना, गुनगुनाना, सोना, सपने देखना, सबके अलग अलग फितरत होती है। तो एक आश्रम में जो 100-200 लोगों की संख्या सन्यासियों की रहती होगी, तो उसमें युवा सन्यासी जो होते थे वो अखाड़ा चलाते थे। अखाड़े हैं अनेक। अब अखाड़े तो युद्ध के लिए होते हैं भाई। अखाड़े, छावनी, कोट, किला, ये कैंटोनमेंट के शब्द हैं, युद्ध की शब्दावली।
तो जो हर आश्रम में जो युवा होते थे 20 साल 22 साल 25 साल के, हम में से कुछ झगड़ालू भी होते हैं, कहीं भी बैठेंगे झगड़ के ही आएंगे, कुछ फसाद ही खड़ा करेंगे, कुछ ना कुछ विवाद खड़ा कर देंगे, दो चार को ठोक पीट के आ जाएंगे या पिट के आ जाएंगे, और आए दिन ऐसे करेंगे। तो ये आदतें होती हैं। तो हर आश्रम में उन संतों ने अपने ऐसे युवा सन्यासियों को चिन्हित किया कि जिनकी थोड़ी बॉडी बिल्डर हैं, अच्छे अखाड़ा चलाते हैं, बढ़िया आधा एक घंटे दूध पीते हैं और खूब कसरत, तो उनकी एक टुकड़ियां बनाई। इन 300-400 समूह में अयोध्या के चारों तरफ बसर करने वाले संतों ने अपने अपने 5-5, 10-10, 20-20 सैनिकों की, सन्यासियों की टुकड़ियां बनाई कि आपात स्थिति में जब अयोध्या पे अगला किसी का हमला हो तो आप आगे आएंगे बचाने के लिए। ये वो 500 साल तक अथक संघर्ष किया है इन लोगों ने, तब अयोध्या की स्मृतियां बाकी रही हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई बाबर चला गया था उसके बाद अचानक से कोई 2024 आ गया और एक मंदिर बन गया। ये 500 वर्षों के अथक संघर्ष की एक अलग अध्याय हमारे सामने अयोध्या के रूप में है। ये वो लोग थे जो कितने, उनके नाम नहीं जानते हम, जो उन लड़ाइयों में मारे गए, उन्होंने मुकाबले किए, उन्होंने अयोध्या को और विध्वंस से बचाया। हो सकता है किसी बार ना बचा पाए हों, फिर आए, फिर जुटे, फिर इकट्ठे हुए, एक नई छावनी बनाई, एक नया अखाड़ा बनाया, और ऐसे वहाँ चप्पे चप्पे में अखाड़े, छावनी, किले, कोट। आप एक छावनी में मैं गया, कान्यकुब्ज ब्राह्मणों का वो एक जगह है, और उसके जो महंत हैं वो कभी बाहर नहीं निकलते। आपको जान के हैरत होगी कि 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के प्रसंग में उनको भी इनविटेशन था, लेकिन एक बार उस पद पर, उस जगह पर आने के बाद वो कभी अपने उस दरवाजे से बाहर नहीं निकलते। वो नहीं गए, कभी निकलते ही नहीं है। वो कहते हैं कि राम की भूमि सब जगह है और यहाँ आ गए हैं, अब यहाँ से क्या बाहर जाना, यहाँ ही राम है। इस भाव दशा में रहने वाले लोगों के आप समझिए कि जिन्होंने 1000 वर्षों तक ऐसे विध्वंस की लीला को इतने निकट से देखा हो, और वहाँ पर इतनी जीवंत परंपरा 500 साल बाद फिर हमने अपने संघर्ष से, और 75 वर्ष का जो संघर्ष है भारत की आज़ादी के बाद का, वो ज़्यादा कठिन है। उन 500 सालों में तो आमने सामने की लड़ाई थी, मालूम था कि आप दुश्मन हैं, लेकिन 75 वर्ष पहले जब भारत की आज़ादी आई तब तो ये बात खत्म हो गई कि अब दुश्मन कौन है, अब तो हमारा देश है। लेकिन 75 साल तक एक स्वयं सिद्ध केस ने अदालतों में निर्णय की प्रतीक्षा की। ये जो कुछ भी हुआ है वो कोर्ट से हुआ है। हमारे धैर्य का, आप सहिष्णुता का अंदाजा लगाइए साहब। 500 वर्षों तक तो सशस्त्र संघर्ष वहां किया है, और कितने लोग मारे गए हैं उनके नाम नहीं है। उनके युद्ध रिकॉर्ड पर है कि कितनी लड़ाइयां अयोध्या में हुई हैं, केवल अयोध्या में। ये एक अंतहीन कहानी है, और ऐसे पूरे देश में जो हुआ है उसकी बड़ी डिटेलिंग हो सकती है। ये कुछ एक झलक है जो इतनी देर में कहीं कही जा सकती है इतिहास के बारे में। थोड़ा सा पर्दा हटाया, थोड़ी सी रोशनी आई, कुछ दृश्य आपके सामने आए। ये पूरे भारत में 1000 साल जो बीते हैं वो बहुत कठिन बीते हैं, और हमारे पूर्वजों ने क्या ना भोगा होगा। जब आप इन डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो आपको, आप जिस जगह से भी आए हैं उस जगह के विवरण में आप जाएंगे, क्या ना भोगा होगा। आबादियों के मास लेवल पर जो माइग्रेशन हुए हैं इनके हमलों की वजह से, उसकी कहानी तो कुछ लिखा ही नहीं गया है उसके ऊपर। आबादियों के, जनसंख्या के गांव, इलाके के इलाके लोग खाली करके चले जाते थे, क्योंकि जब इनका पूरा क्लियर हो गया था कि ये आते हैं तो क्या करते हैं। जो नहीं जा पाते थे वो जौहर करते थे। आप जौहर के बारे में कितने लोग जानते हैं? राजस्थान में 11-12 जौहर हुए हैं। जो नहीं जा सकते थे उन्होंने कहा ठीक है यार, उनके हाथ नहीं पड़ना जीवन जीते जी। हमारे ही तो कोई पुरखे रहे होंगे। तो 15 अगस्त 1947 को अगर हम अपनी मूल पहचान के साथ, अपनी मूल सनातन पहचान के साथ अगर जीवित बचे रह गए हैं, तो ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य मानता हूं मैं। ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। जिनकी मान्यताएं बीच में बदल गईं, जो जब जहां कमजोर पड़ गए, जो झुक गए, जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए दूसरा मत में परिवर्तन स्वीकार किया, वो बीच में सब बदल गए। तो वो एक डेमोग्राफिक जो पूरे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और आज के बचे खुचे भारत में जो दिखाई पड़ता है, वो उन लोगों के वंशज हैं जो किसी सदी में, किसी दशक में, किसी के सामने कमजोर पड़ गए। उन्होंने कहा ठीक है, मारो मत हमको, आप जो कहो हम करने को तैयार हैं।
तो हरवंश मुखिया का नाम आपने सुना होगा, वो इतिहास के मुगलों के बड़े विशेषज्ञ हैं, वामपंथी हैं। एक बात वो गलती से सही कह गए हैं, और वो ये है, वो कहते हैं कि जो इस्लाम है ये सजा का विकल्प था, ये सजा का एक विकल्प था कि आप अगर जजिया नहीं दे सकते हैं, आपको इस्लाम कबूल नहीं करना है, तो आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, जिंदा रहिए। आप जजिया नहीं दे सकते हैं, आपको समस्याएं हैं, तो आप जिंदा रहना चाहते हैं, तो एक ही विकल्प है आपके पास, या तो जजिया दो, या इस्लाम कबूल करो, या मरने के लिए तैयार रहो, मानो या मरो। तो मान गए कि ठीक है, मारो मत, हम मान जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो भारत में और अफगानिस्तान में और आज के पूरे पाकिस्तान में और बांग्लादेश में ये पूरा जो डेमोग्राफी है, ये सदी में, किसी दशक में, किसी के सामने, किसी कड़ी में, किसी क्षण में जो जब कमजोर पड़ गया, उसने कहा ठीक है साहब, मान लेते हैं। हरवंश मुखिया ये कहते हैं, ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है, कि इस्लाम जो है वो सजा के विकल्प की तरह स्वीकार किया गया है। हमारी स्मृतियों में नहीं है, एक अलग बात है, हम कुछ भी कहें कि साहब ये हमारे तो कैसे कन्वर्ट हुए, लेकिन सजा का दूसरा विकल्प था, जिंदा रहने की। तो ये कोई सम्मानजनक स्थिति नहीं है कि आपको दो सजा है, दो विकल्प हैं, आपने एक चुन लिया, तो है तो वो सजा ही ना। तो इस दृष्टि से चीजों को देखिए। आप इतिहास को जो पढ़ के सिविल सर्वेंट बनेंगे, इसमें एक भी ये चीज नहीं मिलेगी जो मैंने आपसे चर्चा की है। ऐसे हजारों प्रसंग हैं सभी इलाकों के। 600 सालों में पूरे भारत में अंग्रेजों के आने के पहले तक जो मचा रहा है, वो बहुत ही दर्दनाक एक कहानी है, और उसके बारे में मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि पढ़ो उसको। जरूरी नहीं है वो कोर्स की किताब के लिए पढ़ो, नंबर लाने के लिए पढ़ो, कहीं कोई पेपर होगा तभी पढ़ो, लेकिन वो मुझे अपना परिचय होना चाहिए। आप इसको पढ़ेंगे तो अपना परिचय प्राप्त करेंगे, अपने पूर्वजों का परिचय प्राप्त करेंगे, अपने देश का परिचय प्राप्त करेंगे। अन्यथा जो भी परिचय आपका है वो अधूरा है। राजेंद्र माथुर का एक और कमेंट पढ़ के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। उनका ये 5 नवंबर 1967 का एक एडिटोरियल है। प्रशासन में आज जो रिश्वतखोरी है वो आज की नहीं है। रिश्वत भारत की स्थायी संस्था है। रिश्वत का मूल कारण भी विदेशी दास्ता है। जब बाहरी हमलावर देश में खुली लूट करते थे, तब वे देशी कर्मचारियों को छुटपुट लूट से कैसे रोक सकते थे? अतः जब भारत का इंजीनियर किसी निर्माण कार्य में 10% कमीशन लेता है, तो वह इतनी सहजता से यह काम करता है जैसे ब्राह्मण पूजा के बाद दक्षिणा ले रहा हो। यह उसका जाति धर्म है। रिश्वत अगर धर्म बन गई है, तो इसका दूसरा कारण है कि भारत में राजनीतिक आंदोलनों का अभाव रहा है। अगर राजाओं के खिलाफ जनता के आंदोलन देश में होते, तो नौकरशाही की सत्ता पर भी रोक लगती और वो जवाबदार बनती। ये नौकर सचमुच जनता के नौकर बनते, जैसे कि पश्चिम के प्रजातंत्रों में है। लेकिन 1947 के बाद भारत की यह विचित्र हालत बनी कि प्रजातंत्रीय हुकूमत को सरकारी दफ्तरों में एक लुटेरी परछाई मिली। कितनी अपमानजनक बात कह रहे हैं वो। 1947 के बाद भारत की यह विचित्र हालत बनी कि प्रजातंत्रीय हुकूमत को सरकारी दफ्तरों में, जहां हम सब जाने वाले हैं, सरकारी दफ्तरों में एक लुटेरी परछाई मिली। जिम्मेदार शासन को गैर जिम्मेदार अफसर मिले। जनता के नौकरों को, ब्रैकेट में लिखा है, तब कांग्रेसी अपने को नौकर समझते थे, कहते थे, जनता के नौकरों को जनता के मालिक मिले। ब्यूरोक्रेसी के लिए कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माइक है सर, वहाँ से अरेंज माइक है सर, माइक है एक वहाँ से अरेंज। अच्छा ठीक है सर, इधर ही फिर, या मैं रख देता हूँ। अच्छा नहीं वहीं आ जाते हैं ना। अरे इसमें नहीं आएगा। कुछ है क्या, प्रश्न है किसी के? संक्षिप्त में अगर प्रश्न पूछना हो तो बहुत संक्षिप्त में। हाँ, संक्षेप में। काफी, इसलिए हमें आगे के सेशन का भी
अच्छा, ये मैंने पहले ही कह दिया कि इतिहास मेरा विषय नहीं रहा है, मेरी कोई डिग्री नहीं है, इसलिए अगर किसी प्रश्न का उत्तर ना दे पाऊं तो मैंने उसकी डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया है। सर आपने आज हमें बताया कि कैसे दिशा को हम बदल सकते हैं। सर आप क्या हमें कुछ ऐसे तरीके बता सकते हैं जिससे हम अपनी दिशा को, जैसे आपने हमें मार्गदर्शन किया कि हम अज्ञानता से ज्ञान की ओर जा सकें, हम हमारे इस ज्ञान को और बढ़ा सकें, जैसा आपने इतने ज्ञानवर्धक तरीके से हमें बताया, हमें इसकी जानकारी पूरी तरीके से नहीं है, तो क्या आप कुछ तरीके बता सकते हैं कि आपने कैसे इतना ज्ञान अर्जित किया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने जिन 3 ब्रिटिश महानुभावों का उल्लेख किया, वो 20-22 साल की उम्र में इतने हज़ारों किलोमीटर की, महीनों की जहाज़ के सफ़र के बाद यहाँ आए, कुछ लाख पौंड कमाने के इरादे से कि जब यहाँ से अपनी सेवाएं समाप्त करके लंदन लौटेंगे तो अपने परिवार को बसा लेंगे, अच्छी शादी वादी करके, जो हम सबके लक्ष्य होते हैं निकट भविष्य के, कि अपने परिवार को एक आर्थिक आधार देंगे, लंदन में हम रहने लगेंगे। वो दूर दराज के इलाकों के थे, सब लंदन के ही नहीं थे। तो जब वो भारत आए तो उन्होंने भारत के लिए जो लिखा, भारत के बारे में जिस जिज्ञासा से भरे, और वो अलग अलग रुचि के थे, तो कोई, जैसा मैंने अलग अलग विषयों में वो गए। हम में से हमें क्यों नहीं होती हैं ये जिज्ञासाएं हमें पैदा क्यों नहीं होती हैं? हम केवल एक नौकरी और एक एग्ज़ाम और एक बस कैरियर, हमारी पूरी जीवन की सारी ऊर्जा, सारे लक्ष्य, सारी प्रयास, परिवार में सारी चर्चाएं केवल इसके इर्द गिर्द क्यों होती हैं? अब ये कैसे कर सकते हैं, इसकी कोई एक, मैं क्या कहूँ, अब इसमें क्या जवाब हो सकता है इसका, लेकिन थोड़ा सा जिज्ञासा से भरो अपने भारत के बारे में। कैरियर तो कर लोगे, ये सब परीक्षाएं भी हो जाएंगी, कोई सब अच्छे जाओगे आगे, लेकिन करना क्या है आगे जाके, ये सोचो। अगले 20 साल, अब आप यहाँ से शुरू कर सकते हो, अगले 20 साल जब भारत अपनी स्वाधीनता के 100 साल मना रहा होगा 2047 में, मैं अपने मीडिया के विद्यार्थियों को ये कहता हूँ कि यहाँ से निकलने के बाद आपकी पत्रकारी कैरियर, मीडिया में आप टीवी चैनल में जाएंगे, रेडियो में जाएंगे, सिनेमा में जाएंगे, प्रिंट में जाएंगे, टेलीविज़न चैनलों में जाएंगे, इन 20 सालों में आपका कैरियर आगे बढ़ेगा। 20 साल बाद वो एक जगह जाके स्थिर होगा, आप सीनियर हो जाएंगे, 20 साल सीनियर हो जाएंगे। जब भारत की आज़ादी के 100 साल मनेंगे, उस समय तक भारत कैसा हो, इसमें मेरा क्या रोल होना चाहिए? तो अगर मैं मीडिया में काम कर रहा हूं तो मैं कुछ सच्चाइयों की तरफ जाऊं, मैं भारत की कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊं जो आज तक किसी ने नहीं दिखाई हैं। चैनल में हूं या अखबार में हूं, ये तो मेरे पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं लिख सकता हूं, मैं दिखा सकता हूं, बता सकता हूं, बोल सकता हूं, स्टोरी कर सकता हूं। हमारे यहाँ सिनेमा स्टडी के कोर्स हैं, आप फिल्म बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। तो जो चीज़ें पता नहीं है लोगों को, जिनके बारे में पता होना आवश्यक है, ऐसा अगर हमें लगता है, तो एक जर्नलिस्ट की ये बहुत अच्छी भूमिका हो गई। उसने वो काम किया, उसने अपना ज्ञान भी बढ़ाया, और जिस माध्यम में वो है उस माध्यम का इससे शक्तिशाली उपयोग कोई हो नहीं सकता था। फालतू खबरें तो 24 घंटे चलती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ जो हमारी स्मृति से लुप्त है, बाहर है, पता नहीं है, वो हम कहीं उस तरफ ले आ पाएँ, ऐसे सच की तरफ जाना, तो ये बिना जिज्ञासा के नहीं होगा, बिना जिज्ञासा के नहीं होगा। भारत के प्रति थोड़ा सा तरल मन आपको रखना पड़ेगा। आप ठोस बुद्धि से नहीं काम करेंगे, दिमाग का काम नहीं है वहाँ, थोड़ा दिल से आपको देश के बारे में सोचना पड़ेगा। तो वैसा पढ़ोगे, वैसा लिखोगे, वैसे लोगों के साथ रहोगे, अपने समय का सही उपयोग करोगे, अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करोगे, तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ईश्वर को आपसे जो कराना है, थोड़े समय बाद आप उस दिशा में चले जाएंगे। आपको पता नहीं है कि जाएंगे कहाँ, लेकिन आप उस तरफ चले जाएंगे, और 20 साल के बाद आप ये पाएंगे कि ये इसकी कल्पना मैंने नहीं की थी। ये सारे युवाओं के जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये तो नौकरी करने आए थे, लेकिन जब ये लौटे होंगे लंदन वापस, तब ये क्या सोचते हुए लौटे होंगे कि हम क्या कल्पना करके भारत आए थे, और भारत को हमें जानने का कैसा अवसर मिला। सर विलियम जोन्स का एग्जाम्पल देता हूं अंत में। चार्ल्स विल्किंस नाम का एक बंदा था जो टाइपोग्राफर था, कोलकाता की मिंट में टाइपोग्राफर था। ये पहला अंग्रेज था जिसने संस्कृत सीखी, और संस्कृत सीखी तो ये संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ने लगा, शिलालेखों को पढ़ने लगा। तो सर विलियम जोन्स ने जब एशियाटिक सोसाइटी बनाई, तो ये बंदा बड़े काम का था, कुछ भी अनुवाद कराना हो उसके पास भेज दो कि ये वेद की ये भेज दो, ये गीता, ये भागवत, जो भी।
अब चार्ल्स विल्किंस वापस लंदन लौटा तो अब डिस्कनेक्ट हो गया विलियम जोन्स का। विलियम जोन्स ये लिखते हैं कि सुबह धोती कुर्ता सूती पहनकर बिल्कुल भारतीय परिधान में रामलोचन नाम के पंडित से उन्होंने संस्कृत सीखना शुरू किया और वो संस्कृत सीखे। हम में से कितने लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि अगर हजारों वर्षों के हमारे पूरे भारत की यात्रा ने जो संजो की चीजें रखी हुई हैं स्मृतियों के रूप में, वो ग्रंथ हो सकते हैं, वो शिलालेख हो सकते हैं, वो मंदिर हो सकते हैं, वो खंडहर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, संगीत, तो उसमें जाने के लिए मैं उसकी तकनीक को समझ लूं। कितने लोग अपने जीवन के लिए कोई उपयोगी बात है ऐसा समझते हैं? हम में से कोई नहीं समझता। और पढ़ाई वढ़ाई पूरी करके जैसे ही सिलेक्शन हो जाते हैं प्राइवेट में या कहीं अच्छे पैकेज में सरकारी उसमें, तो वो ऐसा लगता है कि अब हमारी परम समाधि हो गई है, इसके बाद अब जीवन में पाने को कुछ शेष रहा नहीं है। किताबें उसी दिन हमारी विदा हो जाती हैं, हमारे घरों में किताबें नहीं है। आप जितने घरों से आते हैं जरा अपने घरों को वापस सोचिए, कितने घरों में हमारे पास ब्रांड की हर चीज मिलेगी। अभी कोई नया कोई डिवाइस आया है, कोई मोबाइल आया है, कोई भी चीज उपयोग की आई है, हर घर में मिलेगी। कूड़े की तरह कूड़ेदान बना दिया है घर को हमने, कुछ भी भरेंगे लाके, कपड़े लत्ते बेमतलब। लेकिन किताबों का कोना नहीं है। 500 किताबें नहीं होंगी किसी के घर में, शायद ही किसी के घर में हो। क्यों नहीं है? बुक शॉप पर हमारे माता पिता कब आखिरी बार लेके गए थे कि चलो बेटा 20 किताबें खरीदो, या आप उधर जा रहे हो तो किताबें लेके आना, इसमें नई किताबें नहीं आई बहुत दिन से। पढ़ाई पूरी हुई, नौकरी लगी, उसके साथ ही किताबों से हमारा तलाक बिना 3 बार कहे हो जाता है। क्यों? तो अध्ययन करो, पढ़ो लिखो, ये तो ठीक है, एक गेट पास है, डिग्री गेट पास कहता हूं मैं मीडिया में, डिग्री गेट पास है कि आपने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय से आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक डिग्री ले ली, तो वो किसी मीडिया हाउस में जाने का गेट पास है। जैसे ही अंदर आए उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं है, फेंक दीजिए उसको। तो वो कोई निर्विकल्प समाधि जैसा नहीं है। पतंजलि को पढ़िए आप जरा, पतंजलि के 200 सूत्र हैं, पढ़ो आप जरा, उसको आनंद आएगा। तो वो कोई ऐसा नहीं है कोई अवस्था की उसके बाद अब पाने को कुछ शेष नहीं, अब तो राज करना है बढ़िया। डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं, कलेक्टर बन गए हैं, कमिश्नर बन गए हैं। जबकि आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जो अयोध्या के बड़े प्रसिद्ध आचार्य हैं, विद्वान हैं, हिंदी के स्कॉलर रहे हैं सन्यास में आने के पहले, वो कहते हैं कि आपकी पढ़ाई विश्वविद्यालयों की पूरी होने के बाद जब आपकी आजीविका आरंभ होती है, तब दरअसल जीवन आरंभ होता है कि अब आपको क्या पढ़ना है ये तय कर पाए आप कि अब मुझे क्या पढ़ना है। ये तो ठीक है, मेरे को नौकरी करनी थी इसलिए इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, सिविल सर्वेंट करना था इसलिए ये तैयारी की, लेकिन अब ये लक्ष्य पाया जा चुका है और मेरे जीवन के अभी अगले 40 वर्ष हैं मेरे पास सक्रिय जीवन के, तो उन सक्रिय जीवन के 40 वर्षों में मुझे क्या पढ़ना है ये तय करने का वो क्षण होता है जब किताबों से हम अपना अंतिम विदाई ले रहे होते हैं। तो पढ़ो, कठिन काम है।